हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, या फिर इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। कि इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किन सिचुएशंस में पूरा का पूरा टैक्स कंज्यूमर से निकलवाया जाता है और किन सिचुएशंस में कंज्यूमर से 50% निकलवाया जाता है या कम निकलवाया जाता है, और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर दुकानदार बेचारा शिफ्ट कर ही नहीं पाता। वो सारी सिचुएशन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस हिसाब से अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है मैंने हूबहू उसी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन बिगिंस विद द चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी कोई शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है टैक्स का, तो वो शुरू कहाँ से होता है? प्राइजेस के चेंज होने से। अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर उसके प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तभी तो शिफ्ट कर रहा है ना, कर पा रहा है वो। द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन इज इनफैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फिक्सेशन। तो बेसिकली जितना ज़्यादा शिफ्ट कर पाएगा उतना ही प्राइस को ज़्यादा बढ़ा पाएगा, और जितना कम शिफ्ट कर पाएगा उतना ही प्राइस को कम चेंज कर पाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन है, इट इज़ नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फिक्सेशन। चेंज इन प्राइस स्ट्रक्चर ओइंग टू टैक्सेशन कॉजेज अ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर। तो जब भी प्राइस स्ट्रक्चर में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन टैक्सेशन, तो टैक्स की वजह से जब भी प्राइस ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई भी ऊपर नीचे हो जाती है। Thus, shifting and incidence is closely linked with the demand and supply parameters in the market. तो जो shifting and incidence of tax है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स को असर डालते हैं ये बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, अब फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितना शिफ्ट कर पाएंगे कितना नहीं। सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ टैक्स। ठीक है, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है मगर इस पॉइंट में डायग्राम नहीं है। तो नेचर ऑफ टैक्स क्या है? Shifting of taxation by a firm depends upon the nature of tax, that is whether the tax is treated as a part of fixed cost or variable cost. जो शिफ्टिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी वो किस पे डिपेंड करता है कि टैक्स की नेचर क्या है, टैक्स को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर टैक्स को फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हैं तो अलग तरीका है, अगर टैक्स को वेरिएबल कॉस्ट की तरह ले रहे हैं तो अलग तरीका है। अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन बिल्डिंग of a factory premises or levied in the form of license taxes is a part of fixed cost and is independent of the volume of production. अगर टैक्स बिल्डिंग पे लगाया जाता है, ध्यान से समझना, अगर टैक्स को बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है या फिर टैक्स को मशीनरी के ऊपर लगाया जाता है, तो इस टाइप के टैक्स को एक फिक्स्ड कॉस्ट की तरह डील किया जाएगा। समझ गई बात? इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। उसका फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी असर नहीं होगा मार्जिनल कॉस्ट पे और मार्जिनल रेवेन्यू पे। एज अ रिजल्ट ऑफ सच टैक्सेस प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज इज नॉट अफेक्टेड इन द शॉर्ट रन। इस टाइप के टैक्स के लगने से जो प्राइजेस होते हैं वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अकॉर्डिंगली इन द शॉर्ट रन द टैक्स बर्डन इज नॉट शिफ्टेड। अगर शॉर्ट पीरियड में इस टाइप का कुछ हो रहा है तो शॉर्ट पीरियड में टैक्स की शिफ्टिंग नहीं हो पाती। द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन इवन इन द लॉन्ग रन प्रोवाइडेड ही इज नॉट इनकरिंग लॉसेस। तो इस टाइप के टैक्स में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में इस टाइप का टैक्स अगर लगता है तो इस टाइप के टैक्स में सारा का सारा प्रोड्यूसर खुद झेलेगा, और सारा का सारा खुद झेलने के चक्कर में वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। समझ की बात? इन दिस सिचुएशन मतलब उसको कम से कम प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, लॉस नहीं होना चाहिए। बट अगर उसको लॉस हुआ, इन द सिचुएशन ऑफ लॉस टैक्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो अगर उसका लॉस होता है तो टैक्स एक एवरेज कॉस्ट का पार्ट बना देगा, और लॉन्ग रन में इन लॉन्ग रन प्राइजेज एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑट टू बी इक्वल। तो उसे लॉन्ग रन में अगर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जी रहा है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में है, तो लॉन्ग रन में टैक्सेस को इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाएगा कि प्राइजेस और एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएं, और अमाउंट ऑफ टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस इटसेल्फ। तो शॉर्ट रन में तो वो मतलब ऐसे कर लेगा, शॉर्ट रन में वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा, मगर लॉन्ग रन में वो शिफ्ट कर देगा टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो डायग्रामेटिक पार्ट इसका शुरू हो रहा है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand also affects the shifting of the tax in the following way. तो सबसे पहले आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपको पता नहीं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में सेम परसेंट में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल प्राइस 10% चेंज हुआ तो डिमांड भी 10% चेंज होगी। समझ गई बात? इफ इसमें क्या लिखा है मैंने, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी द इंक्रीज इन द टैक्सेशन विल इक्वली अफेक्ट द सेलर एंड द बायर। तो टैक्स के लगने से क्या होगा? टैक्स के लगने से जो भी प्राइजेस में चेंज आएंगे उसमें में से आधा हिस्सा कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा और आधा हिस्सा कंज्यूमर
शिफ्ट नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर को खुद ही झेलना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूँ। जब भी टैक्स लगता है इस सिचुएशन में आपने ये याद रखना है कि सप्लाई गिर जाती है। तो जब भी सप्लाई गिरती है तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, ये बात आपने याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी सप्लाई गिरेगी तो मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया इसको। तो जब मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, इसका नया नाम दे दिया S1 तो नया इक्विलिब्रियम क्या है, E1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ूँ यहाँ पे, डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो नया प्राइस हो गया P1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे जोड़ता हूँ, नीचे जोड़ रहा हूँ, तो नई क्वांटिटी कितनी होगी, नई क्वांटिटी होगी Q1। अब ध्यान से समझना, मैं इस पॉइंट को भी दे रहा हूँ A पॉइंट, इस पॉइंट को दे रहा हूँ B वाला नाम, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। तो टैक्स कितना आया, जो टोटल टैक्स जो लगा है चीज़ पे, वो है E1A। E1A मतलब ये सारा का सारा, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो गैप है, समझ गए बात। आउट ऑफ विच प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस राइज कितना हुआ है, प्राइस राइज सिर्फ हुआ है E1B, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा प्राइस राइज में हुआ है, ठीक है। E1B विच इज इक्वल टू E1B, इसके भी तो बराबर है ना, विच इज इक्वल्स टू P1PE, समझ गए बात। तो ये जो प्राइस राइज हुआ है, ये सारा का सारा कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ये जो BA हिस्सा बचा है, ये प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से दिया है। सिंपल वर्ड्स में जो टोटल टैक्स था वो था E1A, कंज्यूमर ने कितना बढ़ा इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, E1B, जिसको हम P1PE भी कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से कितना बढ़ा, BA। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और लाइक भी कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि जब भी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है तो कंज्यूमर आधा पैसा, मतलब प्रोड्यूसर आधा टैक्स खुद भरता है और आधा उसके कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस इलास्टिक डिमांड। जब भी डिमांड लेस इलास्टिक है, फिर क्या होगा, लेस इलास्टिक डिमांड, पता है ना, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आता है। अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है या गिर रहा है, जो भी चेंज आ रहा है डिमांड में कम चेंज आएगा। इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, मच ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इट विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर। तो इस केस में क्या होगा, जब डिमांड लेस इलास्टिक होती है उस केस में बायर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। कैसे बर्डन आएगा, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है, OPE इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQE इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब इस केस में हम सप्लाई को कम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। सप्लाई को जब भी मैं कम करूँगा टैक्स के लगने की वजह से, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो नई सप्लाई कर्व है S1, नया इक्विलिब्रियम है E1। अब अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो ये हो गया P1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये हो गया Q1। अब अगर मैं टोटल टैक्स देखूँ, वो तो ये है ना, टोटल टैक्स कितना हो गया, E1A। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल टैक्स इज E1A, आउट ऑफ विच कंज्यूमर ने कितना दिया। अगर मैं इसको B पॉइंट दे दूँ तो कंज्यूमर ने तो इतना ही दिया ना इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज। तो कंज्यूमर ने कितना दिया, कंज्यूमर ने पे किया E1B विच इज इक्वल्स टू P1PE, क्योंकि ये और ये चीज़ तो बराबर है ना, समझ गए बात। और प्रोड्यूसर ने कितना दिया, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो प्राइस जो टैक्स भरा है वो है BA। तो कहने की बात ये है कि इस सिचुएशन में जब भी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, तो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस टैक्स की फॉर्म में देता है और प्रोड्यूसर कम देता है। मतलब प्रोड्यूसर कामयाब हो जाता है उस टैक्स को शिफ्ट करने में कंज्यूमर के ऊपर, मगर वो सारा का सारा शिफ्ट नहीं कर पाता, समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, द बर्डन ऑफ टैक्स विल हैव टू बी बोर्न मोर बाय द प्रोड्यूसर देन द बायर। तो इस सिचुएशन में बायर या सेलर या प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, सेलर को ज़्यादा भरना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और वो बायर पे कम शिफ्ट कर पाता है। कैसे, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊँ तो आप देख सकते हैं नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 को अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से जोड़ूंगा तो ये हो गया P1, और ये जो सप्लाई में जो गैप होता है, वर्टिकल गैप, ये क्या होता है, ये होता है टैक्स। तो यहाँ Q1 हो गया। अब ये देखो, ये मैं एक ले लेता हूँ पॉइंट, ये ले लेता हूँ B। तो अब देखो, इसको दे देता हूँ नई सप्लाई का S1, टोटल टैक्स, ये जो टोटल टैक्स है ये कितना हुआ, E1A,
मतलब ये जो गैप है इसमें, ठीक है, ये टैक्स हुआ टोटल, आउट ऑफ विच कंज्यूमर ने कितना भरा, कंज्यूमर ने भरा इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, कंज्यूमर ने भरा E1B, ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, कंज्यूमर के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है स्पीड में, कंज्यूमर ने भरा E1B और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, प्रोड्यूसर ने भरा BA। तो प्रोड्यूसर ने ज़्यादा भरा और कंज्यूमर ने कम भरा। इससे ये पता लगता है कि कंज्यूमर के ऊपर प्रोड्यूसर ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाया। समझ रहे हो ना बात। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जब ऐसी सिचुएशन, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, फिर क्या होता है, इफ़ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक द एंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी बोर्न बाय द सेलर। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन है वो किसको झेलना पड़ेगा, सारा का सारा बर्डन टैक्स का झेलना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। अब ये इस सिचुएशन में कैसे होता है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सप्लाई को, टैक्स के लगने से सप्लाई को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब नई सप्लाई का आप देख रहे हो S1, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया, E1। अब मैं जो वर्टिकल डिस्टेंस होता था उसी को कहता था ना टैक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ A। तो टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स लगा E1A, ये E1 है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, E1A इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि लगा चीज़ के ऊपर। मगर टैक्स लगने से प्राइस राइज हुआ नहीं हुआ, प्राइस तो उतने का उतना ही है, तो सारा का सारा बर्डन प्रोड्यूसर को ही झेलना पड़ा, प्रोड्यूसर के ऊपर ही सारा का सारा बर्डन आ गया। कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया, कंज्यूमर ने 0 टैक्स पे किया। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है तो सारा का सारा जो मतलब वो है, वो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर नहीं भरता, प्रोड्यूसर ही भरता है। इससे उल्टी सिचुएशन देख लेते हैं, व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जब भी इनइलास्टिक डिमांड होती है उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ़ the demand for a commodity is perfectly inelastic, the entire burden of the tax will be borne by the buyer। क्योंकि सेलर को पता है कि डिमांड इनइलास्टिक है, बायर ने लेना ही लेना है सामान, नेसेसिटी होएगी, कोई ऐसी चीज़ होएगी, तो सारा का सारा कौन झेलेगा, कंज्यूमर ही झेलेगा। इस केस में मैंने नॉर्मल डिमांड का, डिमांड सप्लाई का बनाया हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बनाई हुई है। अब मैं आपको सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके बताता हूँ। तो जब भी टैक्स लगता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो मैंने सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया और नई सप्लाई कर्व को मैं नाम भी दे देता हूँ, जो कि, रुको 2 मिनट, ये हो गया बैक। नई सप्लाई कर्व का नाम है S1, तो नया इक्विलिब्रियम है E1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि नया जो प्राइस है वो हो गया, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, P1। तो जो टोटल टैक्स लगा था, टोटल टैक्स लगा था E1E, मतलब ये जो गैप है ना, ये सारा का सारा टैक्स था, ठीक है। जो E1E है विच इज इक्वल्स टू, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया, कंज्यूमर ने जो प्राइस राइज के टर्म्स में टैक्स दिया है वो दिया है P1PE। तो सारा का सारा कंज्यूमर नहीं भरा, प्रोड्यूसर ने क्या भरा, प्रोड्यूसर ने कोई भी टैक्स नहीं भरा, प्रोड्यूसर ने टैक्स भरा 0, क्योंकि उसे पता है डिमांड इनइलास्टिक है, कंज्यूमर ने खरीदना ही खरीदना है, उसने सारा का सारा प्राइस में ऐड करके आगे भेज दिया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी टैक्स के शिफ्टिंग को असर डालती है। कितना टैक्स प्रोड्यूसर शिफ्ट कर पाएगा आगे या सेलर शिफ्ट कर पाएगा आगे, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन अ फॉलोइंग वे। किस तरीके से, सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो जब भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो क्या होगा, इन दिस सिचुएशन द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड ऑन द बायर। जब पूरी की पूरी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, इस सिचुएशन में बायर के ऊपर सारा का सारा बर्डन आ जाता है। कैसे बर्डन आ जाता है, मैंने सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक बनाई हुई है यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब मैं क्या करूँगा, डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनाई हुई है। तो जब भी टैक्स लगता है तो ये सप्लाई कर्व जो है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, समझिए बात। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, इस साइड शिफ्ट होगी। अब नई सप्लाई कर्व ये है S1 और यहाँ पे मैं नया प्राइस लिख देता हूँ P1। अब अगर आप ध्यान से देखें, नया इक्विलिब्रियम है E1 और अगर मैं इसकी क्वांटिटी नीचे डॉटेड लाइन से मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ Q1। तो अगर मैं देखूँ तो टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स, राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है क्योंकि पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से ये टैबलेट, ठीक है। टोटल टैक्स जो लगा वो था डिफरेंस बिटवीन सप्लाई कर्व्स जो कि है E1A, और कंज्यूमर ने कितना दिया, कंज्यूमर ने दिया जो हमें दिया है
इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, टैक्स कितना बढ़ा है, उतने का उतना ही प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस भी तो उतना ही बढ़ा है, तो सारा का सारा कंज्यूमर की जेब में पड़ गया। जितना भी प्राइस राइज, जितना भी टैक्स लगा वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज सीधा का सीधा कंज्यूमर की जेब में आ गया, और प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं भरा। ये किस सिचुएशन में होता है? जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब सप्लाई होनी ही होनी है। इन दिस सिचुएशन द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज टू बी बोर्न बाय द प्रोड्यूसर। इस केस में सप्लाई इन इलास्टिक है, सप्लाई चेंज तो नहीं हो सकती। जब सप्लाई चेंज नहीं हो सकती और डिमांड भी इतनी कितनी रहेगी, तो आप दिमाग से सोचो, सप्लाई कर्व यहाँ से हिलेगी नहीं। जब सप्लाई कर्व यहाँ से इस साइड या इस साइड हिल ही नहीं सकती टैक्स लगने से, क्योंकि सप्लाई क्या है? इन इलास्टिक है। तो इक्विलिब्रियम तो यही रहेगा, तो प्राइस इक्विलिब्रियम का यही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। जो भी टैक्स लगेगा वो उसे अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में सप्लाई शिफ्ट ही नहीं हो सकती, इन इलास्टिक है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में सेम परसेंट में चेंज आता है। अगर प्राइस 10% से चेंज हो गया तो सप्लाई भी 10% से चेंज होगी। इस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द बर्डन ऑफ टैक्स विल इक्वली अफेक्ट द बायर एंड द सेलर। इसमें बायर और सेलर पे जो है बराबर असर होगा, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था। कैसे होगा मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तो डिमांड और सप्लाई नॉर्मल कर्व है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बना दी। फिर उसके बाद मैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया और इसको नई सप्लाई कर्व को नाम दे दिया S1 नया इक्विलिब्रियम है E1, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से नीचे जोड़ दिया, ठीक है। ये नई होगी क्वांटिटी Q1 और ये हो गया नया प्राइस P1, ठीक है। तो अब अगर आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है E1A, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल टैक्स जो है वो है E1A, आउट ऑफ विच अगर मैं इसको B पॉइंट दे दूँ बीच वाले का, जो कंज्यूमर ने इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज कितना दिया? इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज E1B दिया, विच इज इक्वल्स टू P1PE, ठीक है। तो E1B ये जो पार्ट है ये दिया कंज्यूमर ने, ठीक है, और ये बचा हुआ पार्ट है ये दिया प्रोड्यूसर ने। तो प्रोड्यूसर ने दिया ये पार्ट, प्रोड्यूसर ने कौन सा पार्ट दिया? BA या AB भी लिख सकते हो। तो जब भी सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक होगी तो जितना भी टैक्स लगेगा आधा कंज्यूमर देगा और आधा प्रोड्यूसर देगा, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के सिचुएशन में। नेक्स्ट आ जाता है मोर इलास्टिक सप्लाई। जब सप्लाई मोर इलास्टिक है उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द बर्डन ऑफ टैक्स विल हैव टू बी बोर्न मोर बाय द बायर एंड लेस बाय द सेलर। तो इसमें क्या है मैं आपको करके बता देता हूँ। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी है। तो इस केस में जब भी टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो मैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिए, और इसको मैंने नाम दे दिया S1 नई सप्लाई कर्व, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1, और मैं इसको जोड़ देता हूँ नीचे तक क्वांटिटी से भी। ये सीधी लाइन नहीं बन रही, आप सीधी लाइन बना लेना, ठीक है, और यहाँ से प्राइस से भी जोड़ देता हूँ P1। अब टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स वही, आप ये मत कहना कि बार बार मैं एक ही नाम दे जा रहा हूँ, ठीक है। टोटल टैक्स जो है वो है E1A, गैप बिटवीन सप्लाई कर्व्स, ये वाला, ठीक है, ये। आउट ऑफ विच प्राइस राइज कितना हुआ है? कंज्यूमर ने जो दिया है वो तो प्राइस राइज की टर्म्स में दिया है। कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया है? कंज्यूमर ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, कंज्यूमर ने दिया है E1B, ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना टैक्स दिया है? प्रोड्यूसर ने जो बचा हुआ टैक्स है वो दिया है BAAB। तो जो E1B है विच इज इक्वल्स टू P1PE, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वही तो प्राइस राइज हुआ था ना। तो कंज्यूमर ने इस केस में ज़्यादा दिया है और प्रोड्यूसर ने इस केस में कम दिया है। तो जब भी सप्लाई मोर इलास्टिक होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा टैक्स भरता है, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है वो कम टैक्स भरता है। मतलब प्रोड्यूसर कामयाब हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा टैक्स को शिफ्ट करने में। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है व्हेन द सप्लाई इज लेस इलास्टिक। In this situation, the burden of tax on the seller is greater than the burden on the buyer. तो जो सेलर है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। कैसे आ जाता है मैं ये डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई नॉर्मल कंडीशंस है, और ये सप्लाई कर्व को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्टवर्ड, ठीक है। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट नहीं आते तो भूल जाओ कि ये आपको आएंगे, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। तो नया इक्विलिब्रियम मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे मैं बल्कि इसको ना थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ, इस कर्व को, ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ, और इसको भी नाम थोड़ा ऐसे देता हूँ S1। नया इक्विलिब्रियम है E1। तो नई क्वांटिटी अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन लगाऊंगा
तो मान लो यहाँ आ गई P1, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन नीचे लगाता हूँ तो ये आ गई Q1। तो अब टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स देखो, ये तो है E1A, मतलब ये है टोटल टैक्स, देख रहे हो ना इतना लंबा, ठीक है। तो टोटल टैक्स जो लगा है सेलर के ऊपर वो है E1A। मैं E1 को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, E1A, आउट ऑफ विच प्राइस राइज कितना हुआ है, प्राइस तो सिर्फ इतना सा ही राइज हुआ है जो इसके बराबर है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने कितना भरा, कंज्यूमर तो प्राइस राइज को ही भरता है ना, कंज्यूमर ने भरा E1, मैं यहाँ पे B पॉइंट दे देता हूँ, E1B, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि टैबलेट को पकड़ना भी है, डायग्राम भी लिखना है, ठीक है ना। और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, प्रोड्यूसर ने जी भरा है BA, ये वाला पार्ट जो नीचे बचा हुआ है, समझ गए बात, ये वाला पार्ट। तो देखा जाए तो कंज्यूमर ने जो है वो कम भरा है और प्रोड्यूसर ने ज़्यादा भरा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ सप्लाई लेस इलास्टिक होती है, कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कम कर पाता है प्रोड्यूसर और खुद ज़्यादा भरना पड़ता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप ट्रांसफ़र कर पाओगे टैक्स बर्डन और कितना नहीं। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इट कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है। पहली हेडिंग मैंने बनाई है इंसिडेंट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Under perfect competition, an individual producer cannot influence the price of a commodity. Perfect competition में क्या होता है, प्राइस टेकर होता है ना, मेकर तो नहीं होता। तो एक आधा प्रोड्यूसर जो है पूरी की पूरी प्राइस को असर नहीं डाल सकता। अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सरकार ने कोई नया टैक्स लगा भी दिया तो उसको कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट दिस इज ट्रू ओनली इन द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में वो एकदम से प्राइस बढ़ा नहीं सकता। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड द प्रोड्यूसर गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उसने नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। इफ़ ही हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ही विल सफ़र लॉसेज। अगर वो खुद ही टैक्स का बर्डन झेलता रहेगा तो उसे लॉसेज हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को बढ़ा सकता है। इन सच अ सिचुएशन सम मार्जिनल फर्म्स विल क्विट मार्केट। जिनको लॉस हो रहा है वो मार्केट को क्विट कर देंगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज। तो क्या होगा, जिनको नुकसान हो रहा है वो क्या करेंगे, जिन कंपनियों को नुकसान हो रहा है वो सामान बनाना बंद करके, कंपनी बंद करके चले जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मार्केट में से सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। हेंस द प्राइस विल इंक्रीज टू कवर द टैक्स पर यूनिट। तो प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और टैक्स का कवर मिल जाएगा उनको कि प्राइस बढ़ गए हैं तो टैक्स चलो झेल लेते हैं। इम्प्लाइंग दैट इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंटायर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज शिफ्टेड ऑन द बायर। तो शॉर्ट टर्म में प्राइजेस को चेंज नहीं किया जा सकता मगर लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है, क्योंकि जिन कंपनियों को लॉस होगा वो बंद करके चली जाएंगी तो कम कंपनियां रह जाएंगी तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंसिडेंस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, ठीक है। अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। इंक्रीज इन कॉस्ट अकर्स व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड। अगर टैक्स लगता है तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। इंसिडेंस ऑफ इंक्रीज्ड टैक्स मे फॉल, किस पे जो टैक्स है वो किस पे पड़ सकता है, ऑन कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। क्या पता कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाए इंक्रीज प्राइस की टर्म्स में। ऑन मोनोपोलिस्ट हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट्स। क्या पता मोनोपोलिस्ट अपने ऊपर ही ले ले टैक्स का बर्डन और उसके प्रॉफिट कम हो जाएं। ऑन वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड वेजेस। क्या पता वो वर्कर्स की तनख्वाहें कम कर दे, ठीक है ना, और भार वर्कर्स के ऊपर पड़ जाए। ऑन द सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्राइजेस। क्या पता वो अपने सप्लायर्स को कह दे कि भाई अब तो टैक्स बढ़ गया मेरे ऊपर और मेरी जो है वो मार्जिन कम हो गए हैं तो तुम भी मुझे माल सस्ता दो। क्या पता उनके ऊपर बर्डन पड़ जाए। तो इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ARMR नीचे गिर रहे हैं, MC नीचे से काट रहा है, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपको ये डायग्राम नहीं आता तो आप हकदार नहीं हैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ने के, ठीक है। आप मेरी बात को बेइज्जती की तरह मत लीजिए। मैंने फ्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल की प्लेलिस्ट बनाई है, पहले उससे जाके मार्केट पढ़िए फिर इधर आके दोबारा स्टडी कीजिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आपने ABC सीखोगे तभी एक्टिव पैसिव या टेंस पे जाओगे ना। अब टेंस आपको सीखने हैं मगर ABC आती नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर, समझ के बात। तो इसको एज अ इंसल्ट मत लीजिए, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, MC कर्व इस तरीके से है, ठीक है। जब भी टैक्स लगेगा तो MC कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं MC कर्व को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे MC कर्व को शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। MC कर्व ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये नई कर्व को मैं दे देता हूँ MC1 नाम।
तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो एंड एम सी इज इक्वल टू एम आर। तो नई क्वांटिटी कितनी होगी, Q1, ये सीधी लाइन आप बना लेना। नया प्राइस कितना हो गया, इसको मैं AB नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डॉटेड लाइन डाल के P1 दे देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको भी दे रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ C पॉइंट, ठीक है। तो जो टोटल टैक्स लगा वो कितना लगा, E1C, मतलब ये वाला गैप जो था वो टैक्स लगा, ठीक है। अब प्राइस राइज कितना हुआ, इसको मैं D नाम दे देता हूँ। तो जो प्राइस राइज हुआ है, मतलब जो कंज्यूमर ने दिया है वो है BD और ये वाला पार्ट एक ही बात है, BD इज इक्वल्स टू P1 PE, समझ के बात। तो अब टैक्स लगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और प्राइस राइज हुआ थोड़ा कम। तो इससे हमें पता लग सकता है कि प्राइस राइज तो हुआ है, ज़्यादातर तो टैक्स शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाया, वो मोनोपोलिस्ट ने खुद झेला है, समझ के बात। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है 5th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ प्रोडक्शन। आपको ये याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन के लॉज और कॉस्ट के जो लॉज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आना मुश्किल है। आप मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस में जाके कॉस्ट और प्रोडक्शन के चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेवल का चाहिए तो मैंने लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। अगर थोड़ा हाई लेवल का चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर, उनको नीचे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कहते हैं कि जब भी आप शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, और जब टोटल प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एवरेज कॉस्टिंग काफ़ी गिर जाती है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज कॉस्ट पर यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्टिंग कम होगी। इफ़ द टैक्स अमाउंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ commodity, there will not be much increase in the prices simply because cost is declining. अगर इस सिचुएशन में टैक्स लग भी गया तो कॉस्ट तो लगातार गिर रही है, ठीक है ना, कॉस्ट तो गिरती जा रही है। अगर उस गिरती हुई कॉस्ट में हल्का सा टैक्स ऐड भी कर दिया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट द सेलर क्या करेगा, बट द सेलर रेजेज द प्राइस मच मोर देन द टैक्स। सेलर इतना चालाक है कि टैक्स लगा 2 रुपये, उसने बढ़ा दिया प्राइस 4 रुपये। कैसे, डायग्राम से समझेंगे। हेंस देयर इज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द बायर देन इवन द पर यूनिट टैक्स। जितना टैक्स लगा उससे ज्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया, समझ के बात। मान लो डिमांड और सप्लाई ऐसे, अब ये मत पूछना सप्लाई ऐसे क्यों है, जब ये डिमिनिशिंग कॉस्ट होता है तो सप्लाई ऐसे ही होती है। आपको अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनको नेगेटिव मत लेना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ या आपको रन डाउन कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ चीज़ की कमी है, वो आपको करनी है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता ही है ना आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, ये है वो है, तो वो आप खामियां थोड़ी ना निकाल रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये चीज़ें खाओ ताकि आप और अच्छे हेल्दी हो जाओ। तो मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ो और बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आओ। तो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, पेस्ट। तो जब भी टैक्स लगता है तो ये सप्लाई कर्व इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नई सप्लाई कर्व क्या है, S1, ठीक है। अब नया इक्विलिब्रियम क्या है, E1। नया प्राइस क्या है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नया प्राइस है ये P1। अब अगर मैं इसको डॉटेड लाइन जोड़ता हूँ, दिमाग से सोचना, डॉटेड लाइन मैंने जोड़ा, ये हो गया Q1। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A, इस पॉइंट को दे देता हूँ B। अब टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स क्या होता है, सप्लाई कर्व के बीच का जो गैप होता है ये टोटल टैक्स होता है। ये लगा E1A, समझ रहे हो बात, टोटल टैक्स लगा E1A, मगर कंज्यूमर ने कितना भरा। अब आप ध्यान से देखो, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जो भरा है प्राइस, कंज्यूमर ने जो भरा है वो भरा है P1 PE, इतना प्राइस बढ़ा है ना, इतना प्राइस बढ़ा है ये सारा का सारा, समझ रहे हो बात, विच इज इक्वल टू E1B। मतलब टैक्स लगा इतना, प्राइस बढ़ गया इतना, तो ये तो कंज्यूमर के साथ धोखा हो गया। तो कहने की बात ये है कि प्रोड्यूसर सारा का सारा तो उससे निकलवा ही लेता है, बट ये जो एरिया ये भी फालतू निकलवा लेता है। टैक्स लगा 2 रुपये, उसने निकलवा लिए 4 रुपये, समझ गए बात। तो इसमें इतना ज़्यादा जो है सेलर इतना ज़्यादा चालाक है कि जितना टैक्स लगता है उससे भी कई गुना ज़्यादा, कई गुना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूमर की जेब में से निकलवा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग बढ़ती है। इन दिस सिचुएशन पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। सो इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, द प्राइस विल राइज मोर देन द टैक्स पर यूनिट, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द डिमांड। अगर उन्होंने प्राइस, जो टैक्स की क्वांटिटी है, टैक्स की क्वांटिटी प्राइस में ऐड कर दी तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी। विद अ व्यू टू अवॉइड दिस सिचुएशन, द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू बियर द ग्रेटर बर्डन, implying the lesser increase in the price than the टैक्स पर यूनिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनकी कॉस्टिंग तो पहले ही बढ़ती जा रही है, अगर वो उसमें टैक्स भी ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले लेंगे और प्राइस राइज को नहीं होने देंगे। इसका डायग्राम मैंने समझाया हुआ है। जैसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व दोनों की दोनों है, टैक्स लगेगा तो सप्लाई दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो नई जो सप्लाई कर्व है वो है S1 तो नया इक्विलिब्रियम है E1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे लगाऊं तो नई क्वांटिटी होगी Q1, और ये जो अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको जो लगाऊं, नया प्राइस हो गया P1। तो अगर मैं इसको A पॉइंट दे देता हूं, इसको B पॉइंट दे देता हूं, तो टोटल टैक्स कितना लगा? टोटल जो टैक्स लगा वो लगा, मैं टैक्स को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, टोटल टैक्स लगा E1A। उसमें में से कंज्यूमर ने कितना भरा? उसमें में से कंज्यूमर ने भरा E1B, विच इज़ इक्वल्स टू P1PE। ठीक है ना, जितना प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना भरा या सेलर ने कितना भरा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर और सेलर, इन्होंने भरा BA। तो कहने की बात ये कि प्रोड्यूसर ने ज़्यादा भरा और कंज्यूमर ने कम टैक्स भरा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है इंक्रीजिंग कॉस्ट की। अगर वो टैक्स पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जिससे डिमांड एकदम गिर जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न्स। इस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे कम करें ज़्यादा करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट तो सेम रहेगी। हेंस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल बी इक्वल टू द टैक्स। मतलब द बायर विल हैव टू बियर ऑल द बर्डन, सारा का सारा बर्डन बायर के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिमांड और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। तो सप्लाई को टैक्स लगने की वजह से हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो नई सप्लाई कर्व जो है, 2 मिनट रुको, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो जो नई सप्लाई कर्व होगी वो इस तरीके से होगी। तो नई सप्लाई कर्व S1। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम E1। ठीक है, तो जो गैप होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, नई क्वांटिटी होगी ये। तो अब अगर मैं इसको A पॉइंट दे देता हूँ तो टोटल टैक्स कितना लगा? इस सिचुएशन में जो टोटल टैक्स लगा है वो है गैप बिटवीन द सप्लाई कर्व, ये वाला टोटल टैक्स E1A। ठीक है, मैं E1 अच्छे से लिख लेता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू प्राइस राइज S1PE। प्राइस भी तो इतना ही बढ़ा है ना S1PE से, मतलब यही प्राइस बढ़ा है ना, और जितना टैक्स लगा था उतने का उतना ही प्राइस बढ़ गया। तो सारा का सारा कंज्यूमर ने ही दिया है ये वाला टैक्स। ठीक है, कंज्यूमर ने सारा का सारा दिया और प्रोड्यूसर ने कुछ भी नहीं भरा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट आ जाते हैं या कांस्टेंट रिटर्न्स आ जाते हैं, उस सिचुएशन में सारा का सारा जो टैक्स है वो कौन भरता है? कंज्यूमर ही भरता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कस्टमरी प्राइजेस। अब वो डायग्राम वाले पॉइंट खत्म हो गए। कस्टमरी प्राइजेस, ठीक है, सम कमोडिटीज ऑफ जनरल कंजम्पशन आर दोज द प्राइजेस ऑफ विच आर कस्टमरी एंड कांस्टेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो प्राइजेस होते हैं कस्टमरी रहते हैं, ज़्यादातर कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे में क्या होता है? अंडर दीज सिचुएशंस द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट। इसमें टैक्स को शिफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोड्यूसर में शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू द कंज्यूमर्स ओनली बाय लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी और बाय रिड्यूसिंग द यूनिट साइज। तो ऐसी सिचुएशन में जो दुकानदार है वो अपनी चीज़ की क्वालिटी को नीचे कर देते हैं। अगर ज़्यादा टैक्स लगता है तो क्योंकि प्राइजेस वैसा का वैसे ही रखना होता है उन्होंने, क्योंकि कस्टमर ही काफ़ी साल से या काफ़ी टाइम से वैसे चलता आ रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी चीज़ की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। ऑफ्टन द प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। इस टाइप की सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैक्स खुद झेलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑल्सो
डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है. इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज वेरी स्मॉल, द सेलर हिमसेल्फ विल लाइक टू बियर इट इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग ऑन इट टू द बायर्स बाय इंक्रीजिंग प्राइस. अगर तो टैक्स थोड़ा सा है तो दुकानदार या सेलर कहेगा यार खुद ही झेल लेते हैं, समझ गए बात. और हाउएवर when the amount of tax is large, the seller tries to shift it on to the buyers. अगर टैक्स ज़्यादा है तभी वो कहता है कि यार इतना ज़्यादा टैक्स मैं अकेला कैसे भरूंगा, तभी शिफ्ट करता है. नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ कमोडिटी. शिफ्टिंग ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी एज वेल. इफ टैक्स इज लेविड ऑन नेसेसिटीज, इट कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स एंड वाइस वर्सा. अगर टैक्स लगाए नेसेसिटीज के ऊपर तो नेसेसिटीज तो खानी है, तो सारा का सारा भी शिफ्ट कर सकता है. अगर टैक्स लगाया लग्जरी के ऊपर के कुछ खरीदते हैं कुछ नहीं खरीदते, तो टैक्स को शिफ्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको पता है नेसेसिटीज तो खरीदनी है, तो सारा का सारा भी शिफ्ट कर सकता है. समझ रहे हो ना बात. नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स. Shifting of tax is difficult in case of those commodities which have their close substitutes. जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसमें अगर प्राइस को बढ़ाया टैक्स को शिफ्ट करके तो लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाएंगे. इफ़ द बर्डन इज पास्ड ऑन द कंज्यूमर्स, दे वुड प्रेफरेबली शिफ्ट टू द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. Fearing the loss of market, the producer may prefer to bear the entire burden of tax themselves. तो जिस चीज़ के सब्स्टिट्यूट होते हैं उसमें प्राइस को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो टैक्स को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो चीज़ें जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल, उनमें सारा का सारा ही टैक्स शिफ्ट कर दिया जाता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, जिस हिसाब से आपने करना था मैंने उसी हिसाब से किया है. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए. और नेक्स्ट टॉपिक आपने देख ही लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंट्स आ जाता है. तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय.